जय हिंद दोस्तों। चलिए आज जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के इतिहास के बारे में। ये विश्लेषण खास तौर पर एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस, रेलवे, डिफेंस और बैंकिंग जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए बहुत मददगार होगा, क्योंकि ये विषय अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्वतंत्रता संग्राम की भावना को दर्शाने वाली इसी जबरदस्त लाइन से। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम नेताजी की जर्मनी तक की यात्रा को समझेंगे, फिर हिटलर के साथ उनकी वो ऐतिहासिक मुलाकात, उसके बाद आज़ाद हिंद फौज का गठन कैसे हुआ, और हाँ, उनका वो मशहूर नारा तुम मुझे खून दो, इसके पीछे की कहानी भी जानेंगे। फिर देखेंगे रेड फोर्ट ट्रायल्स को, और आखिर में नेताजी की वो विरासत जो आज भी जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, नेताजी की जर्मनी तक की यात्रा। तो बात शुरू होती है 1941 से। अंग्रेजों ने नेताजी को उनके ही घर में नजरबंद कर दिया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस रुकने वालों में से कहाँ थे। उन्होंने एक बहुत ही साहसी प्लान बनाया। वो भेष बदलकर कलकत्ता से निकल पड़े और अंग्रेजी हुकूमत को चकमा देते हुए अफगानिस्तान और रूस के रास्ते आखिरकार 1942 में जर्मनी पहुंच गए। उनका मकसद सिर्फ एक था, भारत की आज़ादी के लिए विदेशी मदद हासिल करना। अब आता है कहानी का एक बहुत ही दिलचस्प मोड़, हिटलर से उनकी वो ऐतिहासिक मुलाकात। देखिए, जर्मनी में जब बोस की मुलाकात हिटलर से तय हुई तो ये कोई आम मीटिंग नहीं थी। ये तो जैसे दिमाग और रणनीति की एक परीक्षा थी। जब बॉस कमरे में पहुंचे तो हिटलर जैसा दिखने वाला एक आदमी अंदर आया, लेकिन बोस अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। फिर एक दूसरा हमशक्ल अंदर आया और इस बार भी बोस अपनी जगह पर बैठे रहे, बिल्कुल शांत। आखिरकार जब असली हिटलर कमरे में आया तब बोस सम्मान में खड़े हुए और हाथ मिलाते हुए कहा, मैं भारत से सुभाष। हिटलर भी हैरान रह गया। उसने पूछा कि उन्हें पता कैसे चला। बोस का जवाब बहुत ही शानदार था। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ जर्मनी के असली लीडर से हाथ मिलाऊंगा, उनके हमशक्लों से नहीं। बोस की इस हाजिर जवाबी और देश प्रेम को देखकर जर्मनी में मौजूद भारतीय सैनिक इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ही उन्हें नेताजी यानी सम्मानित नेता की उपाधि दी। लेकिन यूरोप में मदद सीमित थी, तो नेताजी ने अपना ध्यान अब पूरब की ओर यानी दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ लगाया। अच्छा, दक्षिण पूर्व एशिया में ना भारत की आज़ादी के लिए एक सेना पहले से ही बननी शुरू हो गई थी। आज़ाद हिंद फौज की नींव सबसे पहले रखी थी कैप्टन मोहन सिंह ने। बाद में इसकी कमान रासबिहारी बोस ने संभाली और फिर 1943 में पूरी कमान संभालने के लिए नेताजी को सिंगापुर बुलाया गया। नेताजी ने कमान संभालते ही फौज को कई ब्रिगेडों में बांटा, और देखिए कितनी दिलचस्प बात है, उन्होंने गांधी और नेहरू के नाम पर भी ब्रिगेड बनाई, जो कि उनके वैचारिक प्रतिद्वंदी माने जाते थे। ये दिखाता है कि उनका लक्ष्य व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे देश का था। और तो और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड नाम से एक पूरी की पूरी महिला रेजिमेंट भी बनाई। सोचिए, उस जमाने में ये कितना क्रांतिकारी कदम था। जापान के समर्थन से नेताजी ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद की एक अस्थायी सरकार भी बनाई, और एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कंट्रोल इस सरकार को दे दिया। नेताजी ने इनका नाम बदलकर शहीद और स्वराज द्वीप रखा। भले ही ये एक सांकेतिक जीत थी, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली थी। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने लाखों लोगों के दिलों में आज़ादी की आग जला दी, नेताजी के भाषण। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक वादा था, एक शपथ थी। अपने इस मशहूर भाषण से नेताजी ने आज़ादी के लिए सबसे बड़े बलिदान का आह्वान किया, और उनके इन शब्दों ने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में बसे भारतीयों के अंदर जैसे एक ज्वाला भड़का दी। उनके भाषणों में एक काव्यात्मक ताकत भी थी। इस एक लाइन से उन्होंने देशभक्ति को एक नैतिक जिम्मेदारी बना दिया। ये एक ऐसा सवाल था जिसमें हर सैनिक की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। इतने बड़े सशस्त्र संघर्ष के बावजूद नेताजी के दिल में महात्मा गांधी के लिए बहुत सम्मान था। उन्होंने सिंगापुर से रेडियो पर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और भारत की आज़ादी के इस पवित्र युद्ध के लिए उनका आशीर्वाद भी मांगा। अब कहानी पहुंचती है अपने अगले पड़ाव पर, लाल किले के मुकदमे। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ ही आईएनए का अभियान भी अचानक रुक गया। हजारों सैनिकों को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उन पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया।
अंग्रेजों की सोच ये थी कि वो इन सैनिकों को गद्दार साबित करके एक मिसाल कायम करेंगे, लेकिन उनका ये दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। इन मुकदमों ने पूरे भारत में जबरदस्त गुस्सा भर दिया और रातों रात आईएनए की ये सैनिक पूरे देश के हीरो बन गए। जनता का दबाव इतना ज्यादा था कि ब्रिटिश वॉयसराय को झुकना पड़ा और उनकी सजा कम करनी पड़ी। इस एक घटना ने ब्रिटिश राज की नींव हिलाकर रख दी थी। चलिए अब देखते हैं नेताजी की उस विरासत को जो आज भी कायम है। तो नेताजी की इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यह हमें आज़ादी की लड़ाई के दो अलग अलग रास्तों को दिखाती है। एक तरफ थे गांधी जी का अहिंसक नरम दल और दूसरी तरफ थे नेताजी का सीधी कार्रवाई वाला गरम दल। हाँ, रास्ते अलग थे, लेकिन मंजिल एक ही थी, भारत की आज़ादी। और इतिहास गवाह है कि आज़ादी पाने के लिए ये दोनों ही रास्ते बहुत ज़रूरी थे। और ये हमें उस बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है जिस पर आज भी इतिहासकार बहस करते हैं कि अगर दूसरा विश्व युद्ध ना हुआ होता तो क्या भारत 1947 में आज़ाद हो पाता? एक बात तो तय है, दूसरे विश्व युद्ध और आईएनए की कार्रवाइयों ने ब्रिटिश राज पर जबरदस्त दबाव बनाया और भारत की आज़ादी की तारीख को यकीनन बहुत करीब ला दिया। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।